के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में इंडियन इकोनॉमी पर हमारा सेशन चल रहा था। इसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों लेक्चर नंबर 4 पर। 3 लेक्चर अभी तक हमारे अर्थशास्त्र पर, भारतीय अर्थशास्त्र पर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने उनको नहीं देखा है वो जाकर के देख ले। दोस्तों इन सब के अलावा जो मेरे दोस्त पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को आपके सिलेबस के अनुसार पूरे विस्तार से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम साथ ही साथ में कॉल की फैसिलिटी भी देते हैं, जिससे कि आप हमारे डायरेक्ट गाइडेंस के तहत आप पूरे बीए का कोर्स कंप्लीट कर सके। दोस्तों फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक हम आपके साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप उन दोस्तों को जिनको हमारे वीडियो को सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, जो बार बार मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सर हमारे नेक्स्ट पार्ट सेंड कर दीजिए या फिर इसका ये पार्ट कहाँ मिलेगा वगैरह वगैरह जो भी है, तो उन सब के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। प्लेलिस्ट में जाए और सर्च करें दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बना दी गई है। सभी प्लेलिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। टोटल प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई दोस्तों सभी सब्जेक्ट के अनुसार। इसके अलावा जिनको हमारे व्हाट्सएप नंबर चाहिए आप यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर जाएं। टेलीग्राम में दरअसल आजकल बहुत ज्यादा समस्या आ रही है काफी स्टूडेंट को कि सर टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें। भाई अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और उसको डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही आपको टेलीग्राम पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, सेम व्हाट्सएप की तरह चालू होती है वो। उसके बाद में टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप सामने आ जाएगा दोस्तों। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी नोट्स और क्लास सभी लेक्चरों की नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी, जिससे आप आसानी से हमारे कोई सा भी लेक्चर आपसे स्किप नहीं होगा, आसानी से सभी लेक्चरों को फॉलो कर पाएंगे, सभी नोट्स भी आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ बढ़ते दोस्तों अपने आज के सेशन में। तो आज के सेशन में बढ़ने से पहले दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यूनिट 1 के अंदर दोस्तों अभी तक हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसकी मूल संरचना को समझ चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना किस प्रकार से हुई थी। इसके अलावा इसके लक्षण और विशेषताओं पर हम एक क्लास ले चुके हैं। इसके बाद में लेक्चर नंबर 3 में हमने दोस्तों बात की थी प्राकृतिक संसाधनों की, कि भारत की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है जो आवश्यक और महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनका आवश्यक जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारी जो है इकोनॉमी को डेवलप करने में। ठीक है, उसी प्रकार से आज का जो हमारा दोस्तों सेशन होगा वो होगा जनांकीय विशेषताएं। जनांकीय विशेषताएं दोस्तों अर्थव्यवस्था का एक अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसको कोई भी स्किप ना करे, एक बार इस क्लास को एंड तक देखे दोस्तों, देखना आवश्यक है। इसके आगे 2-3 टॉपिक और होने वाले हैं जो आज के इस टॉपिक की जो भी आपके टर्मिनोलॉजी होगी वो उसमें काम आएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे जनसंख्या का आकार, वितरण, लिंग, ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण के बारे में। हम ग्राफ के माध्यम से और एनालाइज करके दोस्तों कंपैरिजन कर करके अलग अलग प्रकार से समझने का इसको प्रयास करेंगे। तो क्या होती है जनांकीय विशेषता, चलिए आइए टॉपिक के अंदर चलते हैं दोस्तों और समझते हैं उसको। ये स्लाइड जो आपको दिख रही है, इस स्लाइड में आपको सभी को पता है कि हम टॉपिक से महत्वपूर्ण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को मैंने अभी होल्ड करके रखा है। नेक्स्ट या टॉपिक के खत्म होने की जो लास्ट क्लास होगी उसमें आपको समग्र रूप से सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों आज के टॉपिक में जैसा मैंने आपको बताया कि हम दोस्तों जनांकीय विशेषताओं को यहाँ विशेषकर देखने वाले हैं। जनांकीय विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या हम समझेंगे, ये 8 से 9 पॉइंटों के अंतर्गत दोस्तों हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे जनसंख्या का क्या आकार है भारत में, उसकी किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, क्या वो सही है या गलत है या इतनी नहीं होना चाहिए या कम हो रही है ज्यादा हो रही है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे जनसंख्या का घनत्व क्या है, किसको कहते हैं घनत्व, क्या होता है ये घनत्व, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है और क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट है लिंग संरचना, उसके बाद में देखेंगे दोस्तों आयु की संरचना। इन सबको अपन डिटेल में समझेंगे कि करके 1 बाय 1 करके सभी को समझेंगे कि ग्राम और शहरी वर्गीकरण क्या होता है, कितना कितना भारत में है और साक्षरता क्या है भारत की। इसके बाद में जो प्रत्याशित आयु होती है वो कितनी है, जन्म मृत्यु दर को भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे और जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास
करेंगे। तो इस टॉपिक में कुल मिलाकर के हम 9 पॉइंटों के माध्यम से इसको समग्र रूप से समझने का आज हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों इस सेशन में आगे। और जहां तक हम बात करें जनांक की विशेषताओं की दोस्तों, जनांक की विशेषताओं की, तो इसके अंतर्गत मैंने देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है। इस लाइन को जरा आप सभी लोग पढ़ेंगे इस लाइन में कि 2011 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के आधार पर जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग सभी दोस्तों को पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम कहते हैं कि आज हमारे देश में 125 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जैक्ट जो थी वो 121 करोड़ समथिंग कुछ डाटा हमारा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार रहा था भारत में जनसंख्या में। और 15वीं जनगणना के अनुसार भारतीय जनांकिकी की प्रमुख विशेषता इस प्रकार, तो जो 2011 में दोस्तों जो जनगणना हुई थी हमारी, वो 15वां नंबर की जनगणना थी। क्लियर है? चलिए तो अब दोस्तों एक एक करके इन टॉपिकों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जनसंख्या का आकार और वृद्धि, इससे संबंधित हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जनसंख्या का आकार और वृद्धि किस प्रकार की है भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने के, कुछ भी मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, ये तो एग्जैक्टली है कि बिल्कुल सही है कि भारत की जनसंख्या कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये शुरू से ऐसा ही है? क्या ये जो क्रम है बढ़ने का, क्या प्रारंभ से ऐसा ही रहा है, या फिर क्या शुरू में कम था या बाद में ज्यादा हुआ है, या पहले और ज्यादा था और अब कम होता जा रहा है? तो दोस्तों उसी के बारे में इसको समझना ही आवश्यक है। तो अब हम इसको एकदम क्लियर करेंगे जनगणनाओं के डाटा के आधार पर कि जो जनगणनाएं हुई है शुरू से लेकर अभी तक की जितनी जनगणनाएं हुई है, उन जनगणनाओं के एक बार हम उन सबके डाटा को देखेंगे। उस डाटा को देखने से हमारे दिमाग से ये डाउट और ये जो है पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और क्या आकार है। तो आकार की जहां हमने बात की तो 121 करोड़ अर्थात 125 करोड़ जनसंख्या का आकार है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों पहली जनगणना जो इसकी हुई थी, जो पहली जनगणना कब हुई थी, इस डाटा को आप सभी याद रखेंगे। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और उस पहली जनगणना में भारत की जनसंख्या थी दोस्तों लगभग 25 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी? 25 करोड़ जनसंख्या लगभग थी। कब थी दोस्तों? तो ये जो है 1872 के 1872 की जनगणना अर्थात पहली जनगणना में जब हमारी जनगणना हुई थी तो उसमें हमने पाया था कि भारत की जनसंख्या 25 करोड़ के लगभग थी। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों 140 सालों में 140 अर्थात कि 1872 से लेकर के 2011 के बीच का जो समय अंतराल रहा है 140 साल का, इसमें दोस्तों जनसंख्या बढ़कर के 121.8 करोड़ हो गई है। आप शॉर्ट में बोलेंगे लगभग 121 करोड़ जनसंख्या हो गई है। तो पहली जनगणना में कितनी थी दोस्तों? याद रखेंगे सभी, लगभग 25 करोड़। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं होगा चलेगा, पॉइंट के बाद की संख्या अगर याद नहीं भी होगी ना तो भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको उसका अप्रोक्स डाटा याद होना चाहिए। तो पहली जनसंख्या कब हुई थी आपकी? 1872 में। उस पहली जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? तो दोस्तों वो थी हमारी 25 करोड़ जनसंख्या। इसके 140 सालों के बाद में 15वीं जनगणना जब हमारी 2011 में हुई तो उसमें हमने पाया कि भारत में लगभग 121 करोड़ जनसंख्या हो चुकी थी। और 1901 के बाद जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े दोस्तों अभी हम यहाँ पर देखेंगे, अर्थात कि 1901 के बाद की जितनी भी जनगणनाएं हुई है उस पर दोस्तों अब हम एक फोकस डाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर डेट कब हुई थी वो जनगणना, सेकंड में देखेंगे आप जनसंख्या जो कि करोड़ में दी गई है, और उसके आगे जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लास्ट एरो है, इसमें आप देखेंगे किस परसेंट से वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर एक नजर डालिए, अच्छे समझने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो टेबल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, टेबल विशेषकर इसीलिए है ताकि आप इसको भली भांति रूप से कंपैरिजन करके समझ सके। अगर कंपैरिजन की हैबिट आपके अंदर पड़ गई ना तो ना आपको कभी कोई डाटा याद रखने की आवश्यकता है, ना किसी टॉपिक को मैटर को याद रखना है, ऑटोमेटिक दोस्तों ये याद रहेगा। ठीक है, अब इसको जरा हम एनालाइज करें तो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। 1901 में जो जनगणना हुई थी हमारी, 1901 की जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना में भारत की जनसंख्या लगभग दोस्तों 23 करोड़, लगभग 23 करोड़। पॉइंट के बाद की संख्या में छोड़ रहा हूं बोलना, आपके सामने डाटा है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
मैं अप्रोक्स डाटा की बात करूंगा। तो 1901 में जो जनसंख्या थी आपकी वो थी 23 करोड़ जनसंख्या भारत में, ठीक है। 1900 उसके 10 साल बाद में जब अगली जनगणना हुई अर्थात 1911 में जनगणना हुई तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या दोस्तों 25 करोड़ हो गई, अर्थात कि 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। 10 साल में 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। इसके बाद में फिर इसके 10 साल बाद फिर अगली जनगणना होती है 1921 में, तो उसमें भी दोस्तों 25.1 करोड़ जनसंख्या रहती है, अर्थात यहाँ पर थोड़ी सी जनसंख्या और कम हुई थी, ना कि बढ़ी थी, है ना। अब ये कम क्यों हुई थी, कैसे हो सकती है, क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है, बताऊंगा आपको कैसे कम हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों 1931 में जनसंख्या बढ़ के 27 करोड़ हो जाती है। 1941 में ये बढ़कर के 31 करोड़ हो जाती है दोस्तों। अब जरा यहां से देखेंगे आप 1951 से लेकर 2011 का ये डाटा एक अलग है। इस डाटा पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो डाटा था दोस्तों यहां तक का ऊपर वाला, इसमें जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी। लेकिन इसके बाद 1951 के बाद जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितनी 31 से कितने करोड़ हो गए दोस्तों, ये 36 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। इसके बाद में इसके 10 साल बाद ही दोस्तों यहाँ 43 करोड़ हो चुकी है। उसके 10 साल बाद अर्थात 1971 में ये 54 करोड़ हो जाती है। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते 2011 तक आपकी जनसंख्या जो है 121 करोड़ हो जाती है। तो यहां पर हम ये याद रख सकते हैं कि शुरू में तो भारत की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, परंतु 1951 के बाद अर्थात 1950 के बाद से जनसंख्या की वृद्धि में एकदम तीव्रता आ गई, ठीक है। तो तीव्र गति इसने पकड़ ली, तीव्र गति से ये इसकी वृद्धि होने लगी। तो यहां लिखा हुआ दोस्तों आरंभ में गति धीमी थी लेकिन बाद में वृद्धि तेज हो चुकी थी। क्लियर हुआ ये? तो ये जनसंख्या का दोस्तों हमारे यहाँ आकार है, आकार 121 करोड़ है। और आपको मैंने सभी जनगणनाएं बता दी है यहाँ पर, सभी अर्थात कि 1991 के बाद की जनगणना ये आपके सामने डाटा रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकेंड पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये जनसंख्या घनत्व, अगर किसी को डाउट है इसमें तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूं। जनसंख्या घनत्व जैसी कोई चीज होती नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई आपका एक मकान है, हम एक मकान को मान लेते हैं कि जैसे कि 600 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, ठीक है। जैसे हम एक मकान में रहते हैं तो हमारे मकान की साइज हम मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। अब उस 1000 स्क्वायर फीट के मकान में हो सकता है 4 लोग रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पड़ोसी का भी एक मकान है, वो भी 1000 स्क्वायर फीट का ही मकान है, लेकिन उसमें जो है 8 लोग रहते हैं। तो ये बताइए स्थिति कहाँ की बेहतर होगी? जिस 1000 स्क्वायर फीट के मकान में 4 लोग रहते हैं उस मकान की स्थिति बेहतर होगी, या फिर जिसमें 8 लोग रहते हैं उसकी स्थिति बेहतर होगी? तो आप आसानी से समझ सकते हैं जिसमें 4 लोग रहेंगे उसकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि उनको सफिशिएंट जगह रहने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पहले मकान का जो जनसंख्या घनत्व है, वो जनसंख्या घनत्व जो है वो 1000 स्क्वायर फीट पे 4 लोगों का घनत्व है। और सेकंड मकान जो दूसरा आपका पड़ोसी का मकान है उसमें जो जनसंख्या घनत्व है वो 1000 स्क्वायर फीट पे वर्ग स्क्वायर फीट पे कितनी है दोस्तों? 8 लोगों का घनत्व है। सेम यहां होता है दोस्तों, यहां पर हम वर्ग स्क्वायर फीट को देखते हैं, वर्ग किलोमीटर माफ करना, वर्ग किलोमीटर को हम यहां पर देखते हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो क्षेत्र है पूरा, तो भारत के क्षेत्र के अनुसार भारत की जनसंख्या के हिसाब से जब हम इसका घनत्व देखते हैं तो किस प्रकार इसका घनत्व निकालेंगे? तो भाई भारत का जितना पूरा क्षेत्रफल है, जितना बड़ा भारत के आपके पास में भूभाग है, उसको आप भारत की जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे तो जनसंख्या घनत्व निकल कर आ जाएगा कि एक व्यक्ति के पास में कितनी जगह रहने के लिए है, ठीक है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये घनत्व एक एवरेज घनत्व होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों घनत्व, एवरेज जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, ठीक है ना। क्लियर है आपको? इसमें कुल भूमि में कुल जनसंख्या से भाग देकर इसको निकाला जाता है। कुल भूभाग जो भी है आपका, उसमें आप टोटल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो आपका जो है जनसंख्या घनत्व निकलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही जनसंख्या घनत्व भारत की अगर हम बात करें तो 1901 में, कब? 1901 में जनसंख्या घनत्व आपका था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 77 व्यक्तियों का घनत्व था भारत में, जो कि सही उचित था,
ठीक है। लेकिन आगे चल करके अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार जब हमारी जनसंख्या 121 करोड़ हो गई, उसके अनुसार दोस्तों हमारा जनसंख्या घनत्व जो है बढ़ करके 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि काफी अब भयानक रूप धारण कर रहा है। ठीक है। और हालांकि जो ये जनसंख्या घनत्व होता है दोस्तों राज्यों के अनुसार होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जैसे कि जब राजस्थान की बात करेंगे तो वहां कुछ और ही जनसंख्या घनत्व मिलेगा, लेकिन जब यूपी की बात करेंगे तो वहां पर जनसंख्या घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक अलग अलग राज्य के या अलग अलग क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या घनत्व भी परिवर्तित होता है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरे भारत का एक एवरेज जनसंख्या घनत्व की। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। और आपको यहाँ पर डाटा सिर्फ इतना याद रखना है कि जो है 2011 में हमारा जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और यही 1991 में अर्थात बहुत पहले जो जनसंख्या घनत्व था वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। अब ये जो दोस्तों जो ये जनसंख्या घनत्व होता है किस चीज पे इफेक्ट करता है भाई? देखिए, जहां पर ज्यादा सुविधाएं होंगी जनसंख्या उधर जल्दी मूव करेगी, है ना। तो जनसंख्या जिधर ज्यादा मूव करती है उधर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार से तो अब जनसंख्या ज्यादा कहां जाना पसंद करेगी? जहां ज्यादा सुविधा, जैसे कि जिस भूमि में उर्वरा शक्ति होगी अर्थ तो वहां पर कृषि की विशेष सुविधाएं होंगी, जलवायु अच्छी होगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी, व्यापार अच्छा होगा, या फिर देश की राजधानी है या परिवहन या उद्योग, इस प्रकार की जो फैसिलिटियां ज्यादा जहां फैसिलिटी होती है जनसंख्या उधर की ओर ही मूव कर जाती है। क्या क्लियर हो पा रहा है आपको? कोई डाउट तो नहीं रहता दोस्तों? इस बीच में डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करते चले। और यार दोस्तों प्लीज वीडियो को देखते ही ना आप जस्ट थोड़ा सा लाइक जरूर कर दिया करें, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। दरअसल लाइक आप वीडियो पूरा देखते हो, मेरा वॉच टाइम यहाँ बहुत ज्यादा आता है। एक एक दिन में दोस्तों 200 घंटे एक एक वीडियो पर वॉच टाइम आ रहा है, लेकिन लाइक की जब मैं देखता हूँ ना तो लाइक और शेयर तो पता नहीं क्यों यार इतना कंजूसी करते हो आप लोग। चलिए, इसके बाद में दोस्तों देखेंगे लिंग संरचना। लिंग संरचना के अंतर्गत लिंग संरचना दोस्तों सभी समझते हैं, लिंग संरचना अर्थात कि स्त्री पुरुष अनुपात की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्त्री पुरुष अनुपात में भारत की क्या स्थिति है, जरा इसको एक बार देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों स्त्री पुरुष लिंगानुपात का जो है ज्यादा या कम होना, ज्यादा या अगर स्त्री पुरुष का जो अनुपात है, जो लिंग संरचना है, अगर ये ज्यादा हो जाती तो भी देश को प्रभावित करेगी, देश की इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। और अगर कम हो जाती है तो भी इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। किस प्रकार प्रभावित करेगी दोस्तों? तो इसमें इस प्रकार प्रभावित करेगी कि अगर मान लेते हैं कि जो लिंग संरचना लिंगानुपात है अगर वो प्रतिकूल हो जाता है, प्रतिकूल अर्थात स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है और पुरुषों की बढ़ जाती है दोस्तों, तो ऐसे में समाज में कई प्रकार की बुराइयां जन्म लेने लगती है। कई प्रकार की बुराइयां जन्म लेगी, आपको सबको पता है किस किस प्रकार की बुराइयां जन्म ले सकती है। कई प्रकार की समस्या समाज के सामने आकर खड़ी हो जाएगी जो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी। इसी के विपरीत अगर लिंगानुपात में स्त्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, पुरुषों की कम हो जाती है, तो दोस्तों वो डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। ये है कुछ विद्वानों का मानना कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर स्त्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उनकी जो कार्यशील क्षमता होती है, किसकी? स्त्रियों की जो कार्यशील क्षमता होती है वो पुरुषों से कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती है। इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है दोस्तों। पर्सनली ना ले, मैं नहीं बोल रहा हूं ये कि स्त्रियों की कार्यशील क्षमता कम होती है। प्लीज जो मेरी छात्रा है वो बिल्कुल इस बात को माइंड ना करे, ठीक है। ये सब हमारे अर्थशास्त्रियों का कहना है, उनके विचार हमको मजबूरन रखने पड़ते हैं। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि आज स्त्री किसी से कम नहीं है, काफी हद तक और काफी ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां पर आज जो है पुरुष भी नहीं पहुंच पा रहा, अर्थात अपनी कार्य क्षमता का भरपूर तरीके से अपना परिचय दे रही है और हर जगह अपने आप कदम जमाती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। ठीक है। तो दोस्तों लेकिन हमें तो एग्जाम लिखना है तो कुछ डाटा हमें कुछ नेगेटिव रूप से भी हमें देखना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा उसको।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहां बताने का प्रयास किया गया है कि लिंगानुपात अगर कम होता है तो भी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा और ज्यादा होता है तो भी इकोनॉमी को प्रभावित करता ही रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लिंगानुपात को देखें, भारत के लिंगानुपात को देखें, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो ये दोस्तों लिंगानुपात आपका, इसको लिंगानुपात का डाटा आपको याद रखना है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। जब नई जनगणना होगी तो नया डाटा आएगा, तो वो इसके आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम आयु संरचना। भाई ये आयु संरचना क्या है? आयु संरचना क्या है? आपने कई बार मोदी जी के भाषण में सुना होगा, अभी जो चल रहा है तो इसमें काफी लंबे समय दोस्तों कई बार मोदी जी ने भाषण में भी अपने कहा है, अपने जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने कई बार भाषण में कहा है कि हमारा देश युवाओं का देश है। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी कुछ बोलती है अपने देश के बारे में, तो बिना प्रूफ के, बिना डाटा के वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उनके पास डाटा होता है। तो किस आधार पे बोलते हैं कि भारत जो है एक युवाओं का देश है? ऐसा कौन सा आधार है जिस पर बोलते हैं? तो दोस्तों वो आधार इसी डाटा को लेते हैं। यहाँ पर आधार ये है कि भारत में 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे, पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो दोस्तों हम जो युवा कहते हैं, वो युवा दरअसल किस उम्र के होते हैं? तो 15 साल से लेकर के 59 साल तक के उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम युवा कहते हैं। कहां तक? 15 साल से 59 साल तक का, ठीक है, 59 ईयर्स तक का, है ना। तो इससे पहले अर्थात कि 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या दोस्तों भारत में कितनी है? तो यहां पर है दोस्तों ये 28% यहां बच्चे पाए गए हैं 14 साल से कम उम्र के। वहीं एक सेकंड, ओके, वहीं जो 59 साल अर्थात 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग है वो मिले हैं दोस्तों हमको 8.6%। तो यहां पर एक मोटा डाटा आप याद रखेंगे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे लगभग 28% और बुजुर्गों की संख्या लगभग 8 से 9%, ठीक है। तो इसे कुल मिलाकर अगर इनको जोड़ दिया जाए, दोनों को, बच्चों को और बुजुर्गों को जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों लगभग ये 37% बनता है। तो बचा हुआ डाटा जो है दोस्तों, हमारा जो बचा हुआ डाटा है 62%, तो 62% डाटा जो है हमारा युवाओं का है, अर्थात कि हमारे भारत में 62% युवा आबादी है। कितनी है? 62% युवा आबादी है अपने भारत में, ठीक है। और हालांकि है, ठीक है, अच्छी बात है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ भी रही है, उसमें युवाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों इसी में बुजुर्गों की संख्या तो ठीक है, परंतु वहीं पर जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, वो कम होना चाहिए। इसकी वजह से जो आश्रित होते हैं, आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब बच्चे ज्यादा होंगे तो बच्चे कोई जो है आपके मानव संसाधन तो है नहीं है, अर्थात कि भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट तो करते नहीं है बच्चे, बल्कि एक तरह से आश्रित होते हैं, उनके भरण पोषण के लिए अलग से जो है खर्चा करना पड़ता है, तो इकोनॉमी वहां भी प्रभावित होती है। और जब इसी चीज को हम दूसरे देशों के साथ तुलना करते हैं तो वहां हम पाते, देखिए कि फ्रांस में जो बच्चों का जो परसेंटेज है वो 24%, की भारत का क्या है 28%। यदि अगर आपको भारत में बच्चों का परसेंट 28 है, वही फ्रांस में 24 है, अमेरिका में 21 है, ब्रिटेन में 29 है। इस प्रकार से दोस्तों इसका थोड़ा और कम होना चाहिए, ठीक है। तो आयु संरचना का भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण की। तो ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण सिंपल सा है कि गांवों में कितने लोग, शहरों में कितने लोग, सिंपल है, बस कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। गांव में कितने लोग निवास करते हैं, शहरों में कितने करते हैं, अभी कितने करते हैं, अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार कितने करते हैं और उससे पहले कितने करते थे। तो हम ज्यादा आप पीछे नहीं जाएंगे, लगभग हम 10 साल पहले ही जाएंगे, इसकी जस्ट पहले वाली जनगणना पर। तो 2011 से पहले कौन सी जनगणना हुई थी? 2001 में हुई थी जनगणना, ठीक है। तो 2011 की जनगणना की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि शहरों में 31% जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार, वहीं गांवों में 68% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, लगभग बोल रहा हूं, ये पॉइंट वाला डाटा में छोड़ रहा हूं, है ना, इसको माइंड ना करें, आप सिर्फ समझते चलिए। डाटा मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप शांति से इसको देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ शहरों में कितना
तो 2011 की जनगणना के अनुसार 31%, और वहीं जब गांव की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 68 या 69% जो है गांवों में निवास करते हैं लोग, ठीक है, कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसी के 10 साल पहले अगर हम जब देखेंगे, अर्थात 2001 की जनगणना का डाटा देखते हैं, तो शहरों में 27% जनसंख्या और गांवों में 77%, अर्थात कि यहाँ पर शहरों की आबादी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, गांव खाली होकर के शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, गांव की जनसंख्या जो है दोस्तों शहरों में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण हो गया। कुछ डाटा है दोस्तों, थोड़ा सा डाटा इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि जिसने भी इकोनॉमी पढ़ रखी है उन सबको अच्छी तरह से पता है कि इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में डाटा याद रखना ही होता है, ठीक है। और डाटा के अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। अगर समझ गए ना तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, और अगर नहीं समझे तो दोस्तों ये किसी मैथ से कम नहीं है, आपके गणित से कम नहीं है, बिल्कुल गणित जैसे है दोस्तों। गणित जैसे ही आपको इसमें नंबर भी उसी प्रकार से मिलते हैं, जैसे मैथ्स में आपको नंबर भरपूर मिलते हैं, उसी प्रकार से इकोनॉमी में भी आपको भरपूर नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो इसका डाटा है, जो इसकी सफिशिएंट डाटा होता है, उसी को हमें पुटअप करना होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए इस नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों साक्षरता अनुपात। साक्षरता अनुपात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सबको पता है कि साक्षरता की जब बात करते हैं तो एक तरह से जब हम स्पेशली भारत की बात करते हैं तो दोस्तों थोड़ी सी हंसी टाइप की आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। कहने को तो दोस्तों काफी साक्षरता हमारे देश की बढ़ती जा रही है। ये आपको टेबल दिख रही है, देखिए 1951 में साक्षरता दर, 1951 में जो साक्षरता दर थी 1951 में वो कितनी थी आपकी? 18% थी, है ना। 2011 में जो साक्षरता दर आई वो 73% हो गई। लेकिन अपनी दिल पर, अपनी आत्मा पर हाथ रख के सोचिए दोस्तों, क्या वाकई में 73% साक्षरता है अपने भारत में? क्या रियल में जो डाटा हमें प्रेजेंट किया जा रहा है कि वाकई में इतने साक्षर लोग हैं? यार एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटन विद्या, और ऊपर से भी लॉकडाउन में ओपन बुक एग्जाम कर दिया। क्या औचित्य निकलता है इस चीज का? क्या ये बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं है? क्या मतलब होता है इन सब चीजों का? अगर आप एग्जाम इस प्रकार से ले रहे हो, सिर्फ नंबरों का खेल है पूरे एजुकेशन सिस्टम में, पूरा बिगड़ चुका, पूरा बहुत गंदा हो चुका है। तो लेकिन ठीक है, जो डाटा गवर्नमेंट का है वो तो हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्जाम में, और एग्जाम में अगर हम अपने विचार रख देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। पढ़ने वाला एग्जामिनर जो होगा वो फिर, है ना, हालांकि हम तो अपनी भड़ास निकाल लेंगे, लेकिन फिर वो एग्जामिनर भी अपनी भड़ास निकालेगा, गोल बड़ा सा अंडा दे करके, है ना। इसलिए दोस्तों अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, और जो डाटा आपको गवर्नमेंट डाटा मिल रहा है उसी को आपको एग्जाम के अंदर पुट करना है, इसलिए इस पर विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। तो किसी भी देश के विकास में उस देश की जनसंख्या की साक्षरता की सहायता, मतलब सीधी सी बात है, कोई देश का डेवलपमेंट कब होगा? जब उस देश में अधिकतम साक्षरता दर होगी, है ना। और इस दृष्टि से अगर देखें तो भारत की साक्षरता दर जो है संतोषजनक नहीं है। अब देखिए, सोचिए दोस्तों, 73% साक्षरता दर है, वो भी संतोषजनक नहीं है। जब हम विदेशों के साथ कंपेयर करते हैं ना तो संतोषजनक नहीं है। और आपको पता ही है ये सिस्टम हमारा क्या है, उस सिस्टम के बाद भी अगर इतनी कम साक्षरता दर है तो क्या स्थिति है हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार से 1951 की साक्षरता दर थी वो 18% थी, कंटिन्यूअसली हालांकि बढ़ी है, 1961 में बढ़ी है 28 हो गई, उसके बाद में 71 में बढ़कर के 34 हो चुकी। इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है जनसंख्या हमारी ये माफ कीजिएगा, साक्षरता दर हमारी 73% हो चुकी है, लेकिन इसको और भी अभी बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो पिछले 60 वर्षों में डाटा को दिया नीचे, पिछले 60 वर्षों में 4 गुना जो है आपकी साक्षरता दर बढ़ी है। तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, 4% आपकी जनसंख्या भी बढ़ी है, बल्कि ज्यादा ही बढ़ी है, 4% से ज्यादा ही जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रत्याशित आयु। तो दोस्तों जरा प्रत्याशित आयु एक्चुअली होती क्या है, जरा इसको समझ ले पहले। प्रत्याशित आयु क्या होती है? बहुत सारे दोस्तों को छोटा सा डाउट होगा, लेकिन एकदम सिंपल सी बात है, कुछ विशेष नहीं है। प्रत्याशित आयु का मतलब यह है कि भाई किसी देश में जनसंख्या जो लोग है, जो निवासी यहाँ के जी कितने साल रहे हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, है ना।
ऐसा नहीं कि पर्सनली जो कोई व्यक्ति का डेथ हुई वहां जाकर उसका डाटा लेंगे कि भाई कितने साल जिए जरा बताना, तो सबका पर्सनल डाटा नहीं लेंगे। इसमें क्या होता है, सबका एवरेज निकालते हैं, सबका है ना, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल कर ही डिसाइड किया जाता है कि कितने साल का एवरेज है यहाँ इस देश के जनसंख्या के जीवित रहने का, लोगों का जीवित रहने का। तो वही एवरेज की जब हम बात करें तो वो एवरेज, हालांकि इसमें मैं मानता हूं इसमें वृद्धि हुई है और जो कि अच्छी बात है। भारत में 100 वर्ष से पहले, अगर 100 साल पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भारत में सिर्फ 24 साल ही यहाँ पर प्रत्याशित आयु थी। अर्थात कि अगर एवरेज जब निकालते थे ना तो व्यक्ति 24 साल ही जीवित रहता था। एवरेज की बात कर रहा हूं, कोई 60 साल में भी शांत जो है गुजर रहा है ना। अगर किसी की डेथ 60 साल में हो रही है तो किसी की डेथ जो है 10 साल में भी हो रही थी, किसी की 15 साल में हो रही थी, कोई पैदा होते ही मरा। तो इस प्रकार से उन सबको मिला करके एवरेज रेट निकाला। तो एवरेज रेट निकाले तो अभी से 100 साल पहले की, अभी अर्थात 2011 से 100 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले जब हम देखा था 100 साल पहले, तो दोस्तों 24 साल जो है उम्र थी लोगों की एवरेज रेट, है ना, प्रत्याशित आयु की रेट। तो अभी 24 साल क्यों हुआ करती, जरा सोचे, यहाँ दिमाग लगाइए दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आप इसको थोड़ा जो है इस पर थोड़ा गहनता से अध्ययन करें, थोड़ा सोचे इसके बारे में। यार 24 वर्ष जीवित रहना एक एवरेज था, हमारी प्रत्याशित आयु थी, ऐसा क्यों होगा? आपको अच्छी तरह पता है कि जो देश का जो आज जो भारत देख रहे हो आप, क्या प्रारंभ से ऐसा ही था? भाई कुछ ही सालों में ये परिवर्तन हुआ है। इससे पहले इतने सक्षम हम लोग नहीं थे। काफी पिछड़ी हुई जनसंख्या यहाँ निवास करती थी भारत में। हमारे पूर्वज काफी पिछड़े हुए थे, कुछ भी इनके पास सुविधाएं नहीं थी। जन्म दर अधिक थी, या फिर मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जो भी बीमारी होती, कोई हॉस्पिटल की सुविधा, मतलब जो है आपके स्वास्थ्य सुविधा कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं थी। खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, खाद्यान्न व्यवस्था जो थी वो भी बिल्कुल चरमराई हुई थी। कई प्रकार की समस्याएं भारत में जो है मौजूद थी उस समय। इसी कारण से दोस्तों उस समय क्या था कि 24% ही, अर्थात 24 वर्ष ही आपकी जो है प्रत्याशित आयु उस समय थी भारत की, जो धीरे धीरे इसमें विकास हुआ, बढ़ी। और 1911 में 24 साल से जो 1951 में 32 वर्ष हो गई दोस्तों। 24 से सीधे 1951 में 32 वर्ष हो गई। और ये बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2010-11 में, 2006 से 10 का जो डाटा देखा हमने, तो ये 67 वर्ष हो चुकी थी, अर्थात लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी, ठीक है ना। तो 90 वर्षों में 2.5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। अब भाई वृद्धि क्यों हुई होगी है? क्योंकि देश में धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, कौशल पोषण स्वास्थ्य ये सब चीजें बढ़ने लगी, शिक्षा के पे महत्व दिए जाने लगा। उसके बाद में जो पोषण की बात आती है तो पोषण पे ध्यान दिया जाने लगा दोस्तों, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिए जाने लगा, जिससे बाल मृत्यु दर कम होने लगी। इस प्रकार की कई सारी जो कमियां थी देश के अंदर, उन सबको धीरे धीरे करके हटाया गया। इस प्रकार से इसकी जो है प्रत्याशित आयु की जो है वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगी। तो मृत्यु दर में कमी, शिक्षा, चिकित्सा, रहन सहन वृद्धि, इन सब की वृद्धि के कारण ही जो है आपके प्रत्याशित आयु में वृद्धि होने लगी। और फिर भी कई, हालांकि काफी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी आज भी हम कई देशों से आज भी पिछड़े हुए हैं, कई देशों से आज भी हम पीछे हैं। अब बात करें दोस्तों जन्म दर की। हमारे भारत में जन्म दर की स्थिति क्या रही है? तो जन्म दर की जब हम बात करते हैं तो जरा समझिए आप, क्या भाई जन्म दर को हम कैसे एनालाइज करेंगे? जन्म दर की जब हम बात करते हैं तो कैसे एनालाइज करें इसको? तो इसको सिंपल बात है, जन्म दर अर्थात जो बच्चों का जन्म होता है, तो हम 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, इस आधार से हम इसको निकालते हैं। अर्थात जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों के जन्म को, तो हम इसी प्रकार करेंगे कि 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चों ने जन्म लिया। इस प्रकार से पूरा भारत में एक एवरेज टाइप से एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो प्रति 1000 जनसंख्या, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे कितने बच्चों ने जन्म लिया। हालांकि भारत में जन्म दर में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण गिरावट आई है। सरकार ने धीरे धीरे समय अनुसार जो है परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए। सरकार ने समय समय पर कई परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस प्रकार के कई प्रकार के
जो है प्रोग्राम थे सरकार के, इस कारण से जन्म दर में गिरावट आई है। लेकिन दोस्तों फिर भी अन्य देशों की जब तुलना करते हैं, दूसरे देशों से तुलना करते हैं, तो आज भी हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है, बहुत गड़बड़ी हुई है। वर्तमान में 2015 का डाटा है दोस्तों, इसके अनुसार 19 प्रति हजार, 19 बच्चे 1000, मतलब 20 बच्चे 1000 पर आज भी जन्म ले रहे हैं। कितने? 20 बच्चे 1000 व्यक्तियों पर आज भी जन्म ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर डाटा की हम अन्य देशों से तुलना करें तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 15 बच्चे हैं 1000 जो है जनसंख्या पर। उसी प्रकार से जर्मनी में 10 बच्चे हैं 1000 जनसंख्या पर, ब्रिटेन में 13 है, अमेरिका में 16 और कनाडा में 15। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी विकसित देश है उनसे ही हम कंपैरिजन करेंगे। तो विकसित देशों की तुलना में भारत की अगर जन्म दर की बात करें तो आज भी काफी तीव्र गति से, मतलब काफी ऊंची बनी हुई है, काफी ऊंची स्थिति आज भी भारत की है। ठीक है, तो इसको अभी और भी कम करने की आवश्यकता हमें है। मतलब जैसे, हालांकि हम चीन जैसे कानून तो ला नहीं सकते हैं, जैसे चीन में है, चीन की जब इच्छा होती बोल देता भाई अब 2 बच्चा पैदा करोगे आप, ठीक है। उसकी जब इच्छा होती उठा के एक आदेश निकाल देंगे, अब आप 1 बच्चा पैदा करोगे। और जब इच्छा हो गई उसकी बोल देंगे, जब जनसंख्या उसको लगता है कि बहुत स्पीड से गिर रही है, बहुत कम हो रही है, तो बोल देगा भैया कि 3 बच्चे पैदा किए, 4 बच्चे, मतलब कि पूरा परिवार चीन के हिसाब से चलता है उसमें। ठीक है, तो सरकार के अनुसार चलता है उसमें। जनसंख्या, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं है ना, लोकतंत्र है परंतु इतना शक्तिशाली लोकतंत्र नहीं है, तो इस प्रकार से वहां की सरकार ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा जनसंख्या क्वेश्चन सवाल जवाब नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर भी जनसंख्या में जो जन्म दर है उसको कम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकार को इस क्षेत्र में अहम कार्य करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं किए दोस्तों तो जनसंख्या ब्लास्ट जो हो रहा है ना, ये हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे देगा आगे चल करके। ठीक है, अब बात करते हैं मृत्यु दर की। तो मृत्यु दर में तो आपने समझ ही लिया है कि जब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था प्रत्याशित आयु हमारी कितनी थी दोस्तों, तो 24 वर्ष थी, मतलब व्यक्ति 24 साल ही जिंदा रहता था। तो उस अनुसार हम देख सकते हैं कि यार उस समय मृत्यु दर ज्यादा थी। ठीक है ना, और अब जो है, अब हमारी प्रत्याशित आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मृत्यु दर कम हुई है। तो मृत्यु दर कम कब होगी भाई? जब मृत्यु दर कम होगी भाई, जब आपको स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिल जा रही है, लगभग सभी को प्रोवाइड कर दी जा रही है सरकार के द्वारा। उसके बाद में आपके खाद्यान्न की उचित व्यवस्था आपको पास हो पा रही है ना। तो खाने पीने की व्यवस्था था, खाद्यान्न व्यवस्था उचित है, आपके पास में स्वास्थ्य सुविधाएं है, आपके पास में शिक्षा है, आपके पास में कौशल है, आपके पास में पोषण है आपके पास। तो इन परिस्थितियों में आपकी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो मृत्यु दर हालांकि कम, धीरे धीरे जाकर के कम हो रही है, लेकिन फिर भी दूसरे विकसित देशों की तुलना में इसमें भी हम अभी भी पीछे हैं। मृत्यु दर को कंट्रोल करने में भी विकसित देशों की तुलना में आज भी हम पीछे हैं। तो 1000 जनसंख्या में कितने लोगों की डेथ हुई है, इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। 2011 से 20 का डाटा है दोस्तों कि 47 लोग 1000 पर जो है डेथ होती थी यहाँ पर। 1950 से 51 का डाटा है 27 लोगों की, और 1990 से 91 में थी दोस्तों 12.5, अर्थात लगभग 12 से 13 लोग प्रति 1000 व्यक्तियों पर डेथ होती है। तो धीरे धीरे ये कम हुई है। हालांकि वर्तमान में इसका डाटा जो है वो सिर्फ 7 से 8 लोग, 1000 पर 7 से 8 लोगों की डेथ होती है। हालांकि कम हुआ है, लेकिन फिर भी विकसित देशों की तुलना में आज भी हम उच्च स्थिति पर ही बने हुए, अर्थात की चिंताजनक स्थिति में हम आज ही बने हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, बाकी लास्ट कंसेप्ट हमारा ये कि जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण। जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण क्या होता है, इसको भी आप भलीभांति रूप से समझ ले। कंसेप्ट को देके समझे इसको, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है कि हमारे भारत में जितनी जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या निवास करती है, अब जनसंख्या को हमने 3 पार्टों में बांटा था। कौन से? 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उसके बाद में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, और 15 साल से 59 साल तक के युवाओं में हमने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया था। तो जो कार्यशील जनसंख्या होगी अर्थात कार्य करने वाली जनसंख्या होगी वो कौन सी होगी? युवा वर्ग की होगी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कार्यशील है, जो कार्य कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं, वंचित है कार्य से या कर नहीं पाते हैं। तो इस आधार पर देखें तो एक पॉइंट तो इसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि विकसित देशों की तुलना में हम पीछे हैं।
ठीक है ना। तो कुल जनसंख्या में किस अनुपात में कार्यशील जनसंख्या जो व्यवसायों में लगी हुई है अर्थात इनकम कर रही है, जो हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें औसत परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में दोस्तों लगभग 40% लोग जो है कार्यशील है, अर्थात कार्य करके हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। कितने? 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% युवा आज भी रोड पर भटक रहे हैं, अपनी चप्पलें तोड़ रहे हैं, है ना। देख ही रहे हैं आप सब लोग, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता तो है नहीं है। इसके अगर पुराने डाटा की बात करें तो 1901 में जो कार्यशील जनसंख्या थी वो 46% थी, जो अभी से काफी उच्च थी, काफी ज्यादा थी। 1931 में 42%, 61 में 43%। इस प्रकार दोस्तों डाटा घटता गया और घटते घटते आज वर्तमान में जो है काफी लोग आलसी हो चुके हैं, या फिर कुछ कार्य करना नहीं चाहते हैं और कर रहे हैं, तो या फिर उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे कारण हो सकते हैं कि कार्यशील जनसंख्या ना होने के या कम होने के। तो इस प्रकार से दोस्तों कार्यशील जनसंख्या का जो है यहाँ पर कम हुई है कार्यशील जनसंख्या। हालांकि कम हुई है, इसमें भी आपको थोड़ा अगर आप विस्तार से सोचेंगे तो ये देखिए जनसंख्या बड़ी किस रेशो में है। तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या को, क्या रेशो को इतने विस्तार से एक काम देना, जो है व्यापार देना, रोजगार देना, इतना पॉसिबल तो नहीं होगा, है ना। तो कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार की समस्याएं दोस्तों होती हैं इन डाटाओं में। तो आप भावनाओं में ना बहें, डाटा पर विशेष फोकस करें। तो आपको डाटा ये याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो लगभग 40% है, ठीक है, जो कि पिछले पुराने जनगणनाओं के अनुसार कुछ कम हुई है, ठीक है। अन्य देशों की तुलना में ये प्रतिशत काफी कम है। और जर्मनी में देखिए 78% है, जापान में 50% है, इंग्लैंड में 45%, फ्रांस में 43%, वही भारत में कितना है दोस्तों? तो 39% तथा 40%। क्लियर हुआ दोस्तों? इसमें कोई डाउट है आपको? हमारे पूरे एक एक टॉपिक करके हमने पूरा जनांकीय विशेषताओं को समझने का हमने प्रयास किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने हर एक स्लाइड पे इतना वक्त टाइम देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक नया कंसेप्ट था, नया टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको इसमें काफी टाइम दिया है। तो इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ज्वाइन करके और व्हाट्सएप पे हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई ताकि आप हमारे गाइडेंस में पढ़ सके दोस्तों। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं पहले ही, प्लीज कॉल करने से पहले दोस्तों व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर हमारी टीम से परमिशन ले ले या टाइम ले ले कि कब आपको कॉल करना है, क्योंकि कॉल जो है दोस्तों इतनी आसानी से नहीं उठाया जाता, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कॉल आते हैं। तो प्लीज बिना टाइम लिए कॉल ना करें। कॉल नहीं उठेगा तो फिर आप शिकायत करेंगे कि सर हमारा कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन हमारा होगा भारत में जनाधिक्य, भारत की जनसंख्या पर एक विस्तार से क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर होगा। हम कारण जानेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि इतनी तीव्र गति से आखिर क्यों बढ़ रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने अभी तक व्हाट्सएप नंबर नहीं लिए हैं, आप यहां से हमारे व्हाट्सएप नंबर ले लें। टेलीग्राम लिंक दोस्तों, टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगी आपको, सभी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, सब कुछ मिलेगा वहां पर आपको, और आपका पूरा एक सिलेबस, डिस्कस किया हुआ सिलेबस भी आपको वहां पर डाल दिया जाता है, ठीक है। इन सब के अलावा दोस्तों अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको पीडीएफ जो है सब टेलीग्राम पे मिलती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लोधाजी क्लासेस टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।